जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू फर्दर कर रहे हैं आगे। तो टेंसर्स का चैप्टर है जिसमें हम ट्रांसलेशन और रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग सिंबल एप्सिलॉन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और उसके अलावा स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जीरोथ ऑर्डर टेंसर्स वगैरह का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ये क्या होती है। ये आप वैसे तो ये कुछ चीज़ें आप वेक्टर्स में कर भी चुके हैं, तो लेकिन मज़ीद हम इसको देखते हैं ज़रा ये क्या कहना चाह रहा है। कि कह रहे हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी बी x1 x2 x3 इन द सिस्टम ओ x1 x2 x3। कल हमने कह रहा हूँ सॉरी, हमने ना लास्ट लेक्चर में बेटा जो कल मैंने डिलीवर किया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया है, लास्ट लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है टेंसर में। उसमें हम x1 x2 x y z की जगह x1 x2 x3 हम एक्सिस लेते हैं। तो वो उसके में जो पॉइंट P होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 x2 x3 होंगे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और जो पॉइंट O डैश विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अब ओरिजिन को जरा शिफ्ट करें अगर हम दूसरी साइड पे, तो दूसरे ओरिजिन के लिहाज से देखें ना, इन एक्सिस की रोटेशन होगी, तो फिर इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने फर्क जाहिर करने के लिए नाम देते हैं x1 डैश x2 डैश x3 डैश के, ठीक है। जिसको हमने क्या कह रहा है, उस पॉइंट O डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a1 a2 a3 होंगे। अब कह रहे हैं कि शिफ्ट द सिस्टम O x1 x2 x3 टू द पोजीशंस O डैश x1 डैश O x2 डैश x3 डैश through O dash as new origin to form a new rectangular coordinate system as shown in the figure। कह रहा है कि जो सिस्टम आपके पास है x1 x2 x3, इस सिस्टम को जरा शिफ्ट करें, ठीक है, इस पोजीशन पे, इस सिस्टम की पोजीशन पे जो O डैश है, इनके इसका ओरिजिन जब शिफ्ट करेंगे आप, ठीक है, तो फिर नया कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास बनेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स को नाम दिया हुआ है x1 x2 x1 डैश x2 डैश x3 डैश। इसको जब हम शिफ्ट करेंगे, वी नो दैट अंडर द ट्रांसलेशन ओनली द एक्सिस रिमेन पैरेलल, अंडर द ट्रांसलेशन ओनली द एक्सिस रिमेन पैरेलल थ्रू O डैश सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। कह रहा है कि क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब हम इसको जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, ठीक है, x3 डैश के पैरेलल, x1 डैश x1 के पैरेलल, x2 डैश x2 के पैरेलल। तो इस तरह ये हमारे पास x2 है, ये मिसिंग है यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बनेंगे, xi माइनस ai, xi माइनस ai, यानी कि x1 माइनस a1, ये ai इसके हैं हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस ओरिजिन O डैश के, तो जबकि i1 2 3 है यहाँ पर हमारे पास, तो ये x1 माइनस a1 x2 माइनस a2, तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बनेंगे। अब कह रहे हैं अंडर द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन दीज बिकम xj डैश। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद xj डैश किसके इक्वल आएगी, xj डैश है, तो फिर ये आएगी lji इंटू xi माइनस ai, ठीक है, जो कि इक्वल होती है lji xi प्लस, अब देखें ये क्या बनेगा, lji ai को हमने नाम दिया dj का, जबकि dj हमारे पास क्या बनेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना lji को, तो ये बनेगा lji xi, फिर प्लस माइनस 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 lji ai, उसको नाम दे दिया dj का, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन 1 है ये किसको जाहिर कर रही है, ये कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, और राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर करेक्टर है एक्सिस का, हमने राइट साइड पे उसको रोटेट किया है। बात को जरा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट अपने इनवेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये क्या कह रहा है, इनवेरिएंस का क्या मतलब, जिसमें तब्दीली ना आए, नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो अब आप देखें ना, कंसीडर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, k और k डैश, हैविंग द सेम ओरिजिन, ओ उनका अगर ओरिजिन सेम है बट विद एक्सिस रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से उनके एक्सिस क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या कहेंगे, तो फिर लेट करें x1 x2 x3 और x1 डैश x2 डैश x3 डैश उनके कोऑर्डिनेट्स हैं P के इन द सिस्टम्स k एंड k डैश रिस्पेक्टिवली, यानी कि x1 x2 x3 P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट P, जो कि उस एक्सिस में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 होंगे सिस्टम k में, और x1 डैश x2 डैश x3 डैश होंगे सिस्टम k डैश में। अब लेट करें फाई ऑफ x1 x2 x3 हमारे पास कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है उस पॉइंट में, उस सिस्टम में, और फाई डैश जो है वो हमारे पास सिस्टम के डैश में कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो देन आगे देखें क्या कह रहा है, तो फिर अगर इन दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं, सेम आ रही है, दोनों के स्केलर पॉइंट फंक्शंस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं
कि ये जो phi x1 x2 x3 है इनवेरिएंट है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस। इन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को रोटेशन ऑफ एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हम करते तो एक्सिस को रोटेट है ना इसमें, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगर हम उसको रोटेट करें, सेम ओरिजिन हो, तो नया जो सिस्टम बनता है उसमें जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है और जो पहले वाला ओरिजिनल फंक्शन था स्केलर पॉइंट फंक्शन, वो दोनों की वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना आई, तो वो क्या हुआ, इनवेरिएंट हुआ। सिमिलरली वेक्टर्स के लिए भी यही केस है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट द क्वांटिटी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर xi इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन ऑफ एक्सिस। अभी हमारे पास क्वांटिटी है, इसको इनवेरिएंट शो करना है, इनवेरिएंट शो करना है, ठीक है। तो इसको इनवेरिएंट शो करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x1 डैश का स्क्वायर प्लस x2 डैश का स्क्वायर प्लस x3 डैश का स्क्वायर इसी के इक्वल है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अभी हम इनवेरिएंट की बात कर रहे हैं कि न्यू एक्सिस जो k डैश सिस्टम होगा उसके कोऑर्डिनेट्स और जो दूसरा होगा हमारे पास k उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल आने चाहिए। अब इनका स्क्वायर अगर हम करने के लेट करें, x1 x2 x3 हमारे पास बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं सिस्टम k में, एंड x1 डैश x2 डैश x3 डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट इन द सिस्टम k डैश। और जो तीन ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ये सिस्टम k डैश में कोऑर्डिनेट्स हैं। देन वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एज, हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो उसमें उसके मुताबिक एक्स जे डैश हमारे पास इक्वल होता है एल जे आई एक्स आई के, और एक्स जे डैश एल जे के एक्स के भी इक्वल होता है। ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ के आए थे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये क्या बनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी एक्स जे डैश इंटू एक्स जे डैश, ये है एल जे आई एक्स आई के इक्वल, और ये है एल जे के एक्स के इक्वल। मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एल जे आई एल जे के, आगे एक्स आई एक्स की, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, एल जे आई एल जे के का मतलब एल जे आई, ये भी पढ़ चुकी है वैसे आप, एल जे के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एल जे आई और एल जे के, ठीक है। फर्स्ट इसका वो क्या है हमारे पास, देखें ना दोनों के फर्स्ट इंडेक्स सेम है, तो इसको फिर हम इक्वल कर देते हैं डेल्टा, ये दूसरे वाला आई और इसका भी दूसरा इंडेक्स के आई के, इस तरह हम इसको इक्वल करते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा आई के इक्वल। आगे एक्स आई एक्स के एज इट इज, फिर डेल्टा आई के एक्स के को अलग कर दिया, एक्स आई को अलग कर दिया, और इसको हमने डेल्टा, अब आपको पता है, अब इसको देखें ना सेकंड कोऑर्डिनेट, अब इनका सेकंड इंडेक्स सेम है, के आ रहा है दोनों, ठीक है ना, नजर आ रही है आपको, के आ रहा है यहाँ पर, ये सेकंड कोऑर्डिनेट के आ रहा है, तो फिर ये अब अकेला डेल्टा आई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्स आई के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इक्वल होगा एक्स आई एक्स आई। और हम ये भी कह सकते हैं कि x1 डैश प्लस, अब देखें ना j की जगह 1 2 3 जरा पुट करें तो ये क्या बनेगा, j की जगह 1 पुट करूं तो x1 डैश बनेगा। फिर समेशन वाली बात करें, फिर x2 डैश फिर प्लस x3 डैश 3 तक जाएंगे, वो इक्वल हो गया। फिर हमारे पास x देखें ना x j डैश इक्वल आ गया x आई के, और i और j की वैल्यूज 1 2 3 तक जरा पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ये, और राइट हैंड साइड बनेगी यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। तो ये x1 डैश का मतलब x1 डैश का स्क्वायर, x2 डैश का मतलब x2 डैश का स्क्वायर, x3 डैश का मतलब x3 डैश का स्क्वायर, और ये हमारे पास बनेगा x1 का स्क्वायर, ये x2 का स्क्वायर और ये x3 का स्क्वायर। अब देखेंगे इक्वल आ गए हैं, यानी कि जो न्यू सिस्टम है k डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, उनका सम का स्क्वायर इक्वल आ गया ओरिजिनल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के सम का स्क्वायर्स का सम, सॉरी, तो ये इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये इनवेरिएंट है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस। आगे कह रहे हैं स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पर देखें वो क्या कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास जो है लेट डी डिनोट अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर which involves only the rectangular Cartesian coordinates x1 x2 x3 as independent variables. For example, we might have, वो कह रहा है कि let's suppose ये D जो ये वाला D है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, ठीक है। इसको याद, तो अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास ये डिनोट करें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर को विच इन्वॉल्व्स ओनली द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें कि सिर्फ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से, x1 x2 x3।
फॉर एग्जाम्पल वी माइट हैव, तो फिर हम डी को, क्योंकि ये पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x2 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x3, लेकिन इसके साथ 2 आएगा, ठीक है। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x1 स्क्वायर, फिर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x2 स्क्वायर, फिर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x2 पार्शियल x3। तो ये आपने इसको देखना है। अब इसके बाद जरा देखें, ये तो ऑपरेटर हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसको इनवेरिएंट ऑपरेटर कब कहेंगे? द ऑपरेटर डी इज कॉल्ड इनवेरिएंट ऑपरेटर, स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर, अगर इसकी फॉर्म अनचेंज रहे अंडर द रोटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करें, जो नया एक्सिस बने, फिर भी उसकी क्या रहे, उसकी फॉर्म चेंज ना हो। इफ इट्स फॉर्म इज अनचेंज अंडर अ रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, for example, if the first of the operators above is invariant, it is not in fact, वो कह रहा है असल में वो invariant होता नहीं है, then upon changing to new axis OX1 dash X2 dash X3 dash, it will become D dash is equal to partial over partial X1 dash plus partial over partial X2 dash plus 2 into partial X3 over partial X3 dash। बेसिकली वो कह रहा है जो फर्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है ना, ये वाला फर्स्ट ऑपरेटर, ये अगर हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर हम इसको रोटेट करें नए एक्सिस में, जब चेंज होगा तो न्यू एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x1 डैश x2 डैश x3 डैश, इस तरह होगा। तो फिर कह रहे हैं कि द फॉलोइंग थ्योरम कंसर्निंग स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर्स विल बी रिक्वायर्ड। अब ये थ्योरम रिक्वायर होगा, कौन सा, कि अगर d हमारे पास कोई स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर है तो उसकी ऑपरेशन को हम किस तरह डिफाइन की है, डी ए बराबर है ए डी इंटू ए वन ए टू ए थ्री, तो जो कि इसके इक्वल डी को मल्टीप्लाई करते, तो डी ए को वेक्टर फील्ड आपने प्रूव करना है। तो बेसिकली ये अभी हम थ्योरम को भी प्रूव करते हैं। तो इसका ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो चीज़ें है ना x1 x2 x3, ये प्राइम्स, ये तीनों क्या हो, वो कह रहा है कि ये तीनों इक्वल आ जाए x1, जैसे हमने बात की थी ना इनवेरिएंट में कि x1 x2 x3 जो कि सिस्टम के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट बी के, वो इक्वल आ जाए सिस्टम के डैश के x1 डैश x2 डैश x3 डैश इन कोऑर्डिनेट्स के। तो इसी तरह ये भी अगर इक्वल आ जाए अपने फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी कि इसमें चेंजिंग ना आए, देन हम कहेंगे ये इनवेरिएंट ऑपरेटर होगा। अब यहाँ पर थ्योरम देखें जरा कि लेट डी बी अ स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर, डी हमारे पास कोई स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर है, एंड डिफाइन इट्स ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर फील्ड a by da is equal to d into a1 a2 a3 and is equal to da1 da2 da3। तो कह रहा है d हमारे पास कोई स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर है और उसके ऑपरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, और वेक्टर फील्ड पे डिफाइन किया, यानी कि उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई किया a1 a2 a3 से, तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा, देन प्रूव दैट da इज अ वेक्टर फील्ड। इसको हमने वेक्टर फील्ड प्रूव करना है, इस da को वेक्टर फील्ड प्रूव करना है। तो कह रहा है लेट ai एंड aj डैश बी द कंपोनेंट्स ऑफ a इन द सिस्टम ox1 x2 x3 एंड ox1 डैश x2 डैश x3 डैश रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए आई जो होगा वो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 x2 x3 सिस्टम में, यानी कि सिस्टम के में, जिसके कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट पी के ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और ये है सिस्टम के डैश के लिए कोऑर्डिनेट्स, जिसको हमने डैश प्राइम लगा के फर्क जाहिर करने के लिए लगाते हैं आफ्टर रोटेशन। तो फिर हम कह सकते हैं ए जे डैश की डेफिनेशन आपको पता क्या होगी, ये हम पढ़ के आए पहले ये भी। तो ए जे डैश इक्वल होता है एल जे आई इंटू ए आई, using the property of invariance of the form of D and also the linearity property of D we have, हम कह सकते हैं D डैश इंटू ए जे डैश को मल्टीप्लाई करें तो D इंटू ये इक्वल आएगा D इंटू एल जे आई ए आई, क्योंकि ए जे डैश इक्वल है एल जे आई ए आई के, जो कि इक्वल आ जाएगा एल जे आई। अब ये D मल्टीप्लाई होगा वेक्टर से ए आई से, तो एल जे आई बाहर आ जाएगा एल जे आई डी ए आई, ठीक है। शोइंग दैट द कंपोनेंट्स ऑफ डी ए ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ अंडर द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, दैट इट फॉलोज दैट डी इज अ वेक्टर फील्ड। कह रहा है कि इसका मतलब जो ये शो कर रहा है कि जो कंपोनेंट्स होंगे ना डी ए आई के डी ए के, वो ट्रांसफॉर्म होंगे वेक्टर लॉ अंडर द रोटेशन ऑफ एक्सिस, वेक्टर लॉ अंडर रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये एल जे आई की बात कर रहे हैं। तो देन इट फॉलोज दैट डी ए, ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर फील्ड होगी। नेक्स्ट देखें लैप्लाशियन ऑपरेटर, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। अगर आप गौर करें, आप लैप्लाशियन ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, वहां पर क्या था, जस्ट जो वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना लैप्लाशियन ऑपरेटर, वो कुछ इस तरह था कि डेल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर
प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल z का स्क्वायर। ठीक है ना, इन तीनों को अब इसमें देखा ना, ये था हमारे पास। अब वो वेक्टर, अब आगे टेंसर्स के केस में लैप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर्स। ये भी इनवेरिएंट ऑपरेटर है, स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर, ये भी लैप्लाशियन ऑपरेटर है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या कह रहा है, इज द स्क्वायर ऑफ द डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का स्क्वायर है, ठीक है। फॉर्मूली ये हमारे पास डेल ऑपरेटर जो होता है उसका स्क्वायर होता है। देखो ना, ये डेल का स्क्वायर है। तो बेटा आप देखें ना, इसमें जरा गौर करें, ये टेंसर्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ वेक्टर्स में एक्स स्क्वायर आता था, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। यहाँ पर उसकी जगह x1 x2 x3 लगा दिए, सिंपल। पर अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो पावर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई होगा। ये इधर 1 1 पुट करते जाएं, पार्शियल ओवर पार्शियल x1, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल x1, ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x1 का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, तो ये आपके पास इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है हमारे पास। तो टेंसर्स के केस में इस तरह होगा। तो लैप्लाशियन ऑपरेटर इज द स्क्वायर ऑफ द डेल ऑपरेटर। Prove that Laplacian operator del square is equal to this is invariant under rotation of x। इसको भी हमें इनवेरिएंट ऑपरेटर प्रूव करना है। इसमें भी वही काम करेंगे। द इनवेरियंस ऑफ द लैप्लाशियन ऑपरेटर फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट द कंपोनेंट्स ऑफ डेल ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म्ड एज अ वेक्टर। अब देखना, इसकी इनवेरिएंट है, क्योंकि देखना ना, वो कह रहा है कि जो डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एज ए वेक्टर। तो अंडर रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ x1 डैश x2 डैश x3 डैश वही बात आ जाती है। वी हैव, हम क्या देंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश इक्वल होगा एल जे आई इंटू पार्शियल ओवर, जैसे यहाँ पर देखें ना आप, लास्ट में अभी हमने एग्जांपल लिखी है, सेकंड लास्ट स्लाइड में ये, इसमें ए जे डैश किसकी इक्वल था, एल जे आई इंटू फिर ए आई। सिमिलरली यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश किसकी इक्वल होगा, एल जे आई, और आगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे डैश इक्वल होगा एल जे के, एल जे आई भी कहते हैं, एल जे के भी इक्वल होता है ना। तो फिर एल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के का नाम दे दिया उसको, ठीक है। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेंगे, एल जे आई एल जे के अलग कर दें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के अलग कर दिया। अब एल जे आई एल जे के को आपको पता है, फर्स्ट इंडेक्स इन दोनों का सेम है, निशान याद रखें। तो हम इनको क्या करेंगे, डेल्टा लगाएंगे इनकी जगह, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स को साथ लिख देंगे, इंडिसेस को, सॉरी, तो डेल्टा आई के। तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास किससे इक्वल आएगी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई के। अब ये भी क्या हो गया, इनवेरिएंट है अंडर रोटेशन। देखो ना, वापिस हमने उसको मल्टीप्लाई, अब एक्स जे डैश भी लगाया, मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन वो फिर भी क्या रहा, इनवेरिएंट है। वापिस वही आंसर आ गया हमारे पास, तो तब्दीली इसमें नहीं आई। नेक्स्ट देखें आप, जैसे वो पढ़ा था ना आपने क्रोनिका डेल्टा, इसी तरह ऑल्टरनेटिंग सिंबल है ई जे के, इसको ऑल्टरनेटिंग सिंबल बोलते हैं बेसिकली, ई आई जे के। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ई आई जे के कह रहा है 1 के इक्वल होगा अगर आई जे के इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ 1 2 3, 1 2 3 की साइक्लिक परम्यूटेशन हो, ठीक है। और ये -1 होगा अगर वो एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन होंगी। अभी ये परम्यूटेशन भी समझाता हूँ कि क्या होती हैं। अब ये 0 के इक्वल होगा अगर इफ एनी टू ऑफ आई जे के आर इक्वल, अगर आई जे के में से कोई भी दो हमारे पास क्या है, इंडिसेस से इक्वल हैं, तो फिर ये 0 के इक्वल वैल्यू देगा। अब साइक्लिक परम्यूटेशन का क्या मतलब है, देखें आप, साइक्लिक का मतलब है आप पहले जाएंगे 1 से 2 की तरफ, ठीक है, फिर 2 से 3 की तरफ, फिर 3 से वापस, समझ बात जरा अंडरस्टैंड करें, 1 2 3, फिर आप देखें 2 से 3, 3 से 1, फिर 3 से 1, 1 से 2, ये देखें ना यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। इस केस में साइक्लिक परम्यूटेशन के केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 के इक्वल वैल्यू देगा अल्टरनेटिव सिंबल। यानी कि आप पहले जाएंगे, ये देखें ये दिखा भी रहा है यहाँ पर, तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि 1 2 3, पहले आप जाएंगे 1 से 2 की तरफ, यानी कि एप्सिलॉन ई 1 2 फिर 3, ठीक है, ये इक्वल होगा कहाँ से, फिर 2 से चलेंगे 2 3 1 करेंगे, फिर 3 से चलेंगे 3 1 2 करेंगे। तो इस तरह साइक्लिक परम्यूटेशन है। अब उसके बाद आप चलें
3 2 1। अब ये आ गई एंटी साइक्लिक, इसी का उलट, वो 1 2 3 थी, ये 3 2 1 आ गई, ये 3 2 1 यहाँ से। अब आप यहाँ पे जाएंगे 3 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, फिर क्या करेंगे आप, फिर 2 से 1 की तरफ आएंगे, 1 से 3 की तरफ, देन फिर 1 से 3 की तरफ जाएंगे, 3 से 2 की तरफ जाएंगे, ये इस तरह 3 2 1 2 1 3 1 3 2। देखें फिर इसको भी समझा देता हूँ एक दफ़ा। ये परम्यूटेशंस हैं हमारे पास कि जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इनकी। आप देखें ना, ये 2 से पहले आप 3 से जाएं 2 की तरफ, देन फिर 2 से जाएंगे 1 की तरफ, देन ये एंटी साइक्लिक के लिए फिर 1 से वापस, या तो 3 2 1 तक अभी आप इसको रखें, फिर आगे इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने बेटा क्या करना है, ठीक है, फिर आप दोबारा अब 3 से 2 2 से 1 पे गए, 3 2 1 बना, फिर 2 से 1 पे आएंगे, फिर 1 से 3 पे, तो 2 1 3 बनेगा, फिर इस 1 से 3 पे जाएंगे, 3 से 2 से, तो 1 3 2 बनेगा। तो एंटी साइक्लिक के केस में इसकी वैल्यू -1 आएगी। अब ई 2 2 3 यानी कि 2 2 3, इस 2 2 3 की बात कर रही है। इस केस में वो क्या कह रहा है, या ई 1 3 1 हो या 3 1 3, कोई भी दो इंडिसेस सेम हो, आई जे इक्वल हो या फिर आई और के इक्वल हो, या फिर कोई भी इनमें से दो इंडिसेस इक्वल हो, जे और के इक्वल हो, देन आप क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट अल्टरनेटिंग सिंबल का 0 वैल्यू देगा। अब कह रहे हैं अल्टरनेटिंग सिंबल और क्रोनिकल डेल्टा में जरा इसका रिलेशन जरा प्रूव करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये प्रूफ क्या करना है आपने, ई आई जे के ई एल एम के इक्वल होता है डेल्टा आई एल डेल्टा जी एम माइनस डेल्टा आई एम डेल्टा जी एल। इसका प्रूफ करना है। तो इसमें दो मेथड दिए हुए हैं जिसमें मैं अल्टरनेटिव मेथड चूज कर रहा हूँ। इसमें वो केसेस ले रहा है, देखे ना, इसमें मजीद आप करेंगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जब वो कह रहा है आई और जे इक्वल हो लेकिन एल और एम इक्वल ना हो, ठीक है ना, केस 1, और उसका दूसरा पार्ट ले रहा है आई जे और जे इक्वल ना हो लेकिन एल और एम इक्वल हो। पहला पार्ट देखें इसका, ठीक है, कह रहे इक्वेशन ऐसे हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। सुने जरा बात गौर से, आई और बहुत इंटरेस्टिंग है, आई और जे जब इक्वल होंगे तो फिर आपको पता है जब भी दो इंडिसेस इक्वल हों तो आई जे इक्वल करें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ भी आई जे इक्वल करें, यहाँ भी आई जे इक्वल करें। अभी हम पढ़ के आएंगे ऑल्टरनेटिव जो सिंबल होता है ना वो 0 वैल्यू देता है जब इफ अगर इन तीनों में से क्या हो, एनी ऑफ आई जे के एनी टू ऑफ आई जे के आर इक्वल, इन तीनों में से कोई भी दो इंडिसेस इक्वल हो तो फिर ई आई जे के जो अल्टरनेटिंग सिंबल है वो 0 वैल्यू देता है, ठीक है। तो फिर हमने कहा जब आई जे के इक्वल होगा तो फिर फर्ज की यहाँ आई जे इक्वल हो गया, यहाँ भी आई जे इक्वल हो गया, आई जे वालों को करूँ आई जे इक्वल होगा तो ये सारी टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यहाँ भी फिर क्या होगा, जब वो 0 होगा तो फिर राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्योंकि राइट हैंड साइड कैसे 0 बनेगी, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एल और एम बराबर नहीं है, लेकिन डेल्टा के आपको पता है क्रोनिकल डेल्टा में जब इंडिसेस डिफरेंट हो तो वो वैसे ही 0 वैल्यू देता है, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब केस 2 जरा ले रहे हैं ना, केस 2 में वो क्या कह रहा है जब आई जे भी इक्वल ना हो एल एम भी इक्वल ना हो तो पेयर्स जो है आई जे एल एम वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आई जे अगर हम कह दें कि 1 2 है और एल एम 1 3 है तो देन फ्रॉम इक्वेशन ए तो ये हमारे पास आई जे की वैल्यू पुट करें, इसमें आई की जगह 1, आई जे 1 2 का मतलब आई 1 है और जे 2 है, तो फिर जे की जगह 2 पुट करेंगे, वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये आपके पास ये फॉर्म बनेगी। इसी इक्वेशन ए में जो क्वेश्चन है थ्योरम स्टेटमेंट है, इसमें आई को 1, जे को 2 और एल को 1, एम को 3 पुट करें तो आपके पास ये 0 आंसर देगा। क्यों देगा इसका मैं बता देता हूँ। ई 1 to 1 देखा, अब इसमें दो इंडिसेस इक्वल आ गए हैं 1 1 तो एप्सिलॉन ये 0 वैल्यू देगा, यहाँ भी दो इंडिसेस इक्वल 0 वैल्यू देगा, यहाँ भी दो इंडिसेस इक्वल 0 वैल्यू देगा। अब यहाँ पर देखें ये भी 0 वैल्यू देगा 2 3, और डेल्टा तब 0 वैल्यू देता है जब दोनों इंडिसेस डिफरेंट हो, और जो अल्टरनेटिंग सिंबल है ना ये तब 0 वैल्यू देता है जब दो इंडिसेस सेम हो, ठीक है ना, यहाँ दोनों डिफरेंट हो तब वो 0 देगा। देखा ना ये भी 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी आपकी। केस 3 में देखें, इसमें भी इसी तरह आप प्रूव करेंगे, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि भाई कहाँ उसकी वैल्यू 0 आ रही है, वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रोनिकल डेल्टा और वो अल्टरनेटिंग सिंबल। अब यहाँ पर आई और जे डिफरेंट रखे हैं, एल और एम डिफरेंट रखे हैं, फिर उनको सोल्व करें, लेकिन पेयर्स आई जे और एल एम वो कह रहे हैं आइडेंटिकल हैं तो उसमें पुट करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें जरा प्रूव करें इसको, इसका भी एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ।
एक या दो पार्ट करवाता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं कि एप्सिलॉन अल्टरनेटिंग सिंबल ई आई जे के डेल्टा आई के इक्वल होता है 0 के। अब ई आई जे के डेल्टा जे के का मतलब क्या है, ई आई जे जे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्यों जे जे किया उसने, इनके लास्ट सिंबल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा तो ये बनेगा ई आई 1 प्लस ई आई 2 प्लस ई आई 3 ये हमारे पास 0 प्लस 0 0 इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है इसका कोई और पार्ट, मैं आपको थर्ड पार्ट चलें करवा देता हूँ। इसमें आप देखें अगर पुट करें वगैरह थर्ड पार्ट में एम में इस रिलेशन ए में इसमें जो सेकंड प्रूफ करेंगे ना उसका जो रिलेशन है उसमें हमने क्या करना है, पुट कर देना है। ये कहाँ से रिलेशन आया हमारे पास, ये भी हम थ्योरम जो प्रूफ करके हैं उससे, ठीक है ना। तो वहां पे आप देखें यहाँ पर ई आई जे के, हाँ सॉरी एम को जे के इक्वल जरा पुट करें ना, एम को जे के इक्वल इसमें पुट करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, आपके पास आएगा एम इज इक्वल टू जे। जब करेंगे एम इज इक्वल टू जे करें तो ये बनेगा एल जे के, ठीक है। इधर एम की जगह जे पुट करेंगे तो फिर ये जे बन जाएगा सिग्मा, ये जे जे, ठीक है। इधर भी एम की जगह जे पुट करेंगे तो ये सिग्मा डेल्टा, सॉरी डेल्टा, ये सिग्मा नहीं डेल्टा आई जे, इस तरह इसको पुट करेंगे तो बेटा ये चीज़ इसके इक्वल है। देन इसको जरा देखें ना, ये जब इसके इंडिसेस सेम हो तो डेल्टा 1 वैल्यू देता है, 1 वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी, ये 1 बनेगी और ये हमारे पास बन जाएगा, देखें ये इसका मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये बनेगा 1 इंटू डेल्टा आई एल, ठीक है। और ये अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे वगैरह 3 इंटू डेल्टा आई एल माइनस डेल्टा आई एल बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये 2 डेल्टा आई एल के इक्वल आ जाएगा। अब ये माइनस डेल्टा आई एल कहाँ से आया हमारे पास, ये ज़रा गौर करने की बात है। इसके देखें ना जे और जे सेम है तो ये डेल्टा आई एल ही बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसर्स। अब जरा टेंसर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेंसर्स इनफैक्ट असल में हैं क्या कि वो स्केलर, उसकी वेक्टर्स की जनरलाइज्ड फॉर्म है। स्केलर क्या होता है, जीरो ऑर्डर टेंसर होता है बेसिकली, और यानी कि वेक्टर्स और स्केलर्स इसकी टाइप्स हैं, और जो वेक्टर होता है उसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहा जा सकता है। कहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर बोथ स्पेशल केसेस ऑफ अ मोर जनरल ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर n, whose specification in any given coordinate system requires 3 raised to power n numbers, again called the components of the tensors. In fact, scalars are zero order of tensor 0, यानी कि with 3 raised to power 0 is equal to 1. Component vector are tensors of order 1, 3 raised to power 1 is equal to 3 component, क्योंकि वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, x y j, x1 x2 x3, और स्केलर तो एक ही होता है, इसलिए उसकी 3 की पावर, ये 3 की पावर n फार्मूला है। आप पुट करते जाएंगे, देखें ना इसमें n की जगह 0 पुट करें तो ये 1 आ जाएगा जो कि जीरो ऑर्डर टेंसर, n की जगह 1 तो ये स्केलर है हमारे पास 3, ये वेक्टर है सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द स्केल ऑर्डर और रैंक ऑफ अ टेंसर इज इफेक्टिवली द नंबर ऑफ सफिक्सेस यूज्ड इन इट। उसमें जितने सफिक्सेस यूज होते हैं उस वो क्या होता है, उसका बेसिकली ऑर्डर होता है टेंसर का। अब जीरो ऑर्डर टेंसर जरा देखें, लास्ट टॉपिक हमारा आज का, उसके बाद बस फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी। तो जीरो ऑर्डर टेंसर्स क्या होते हैं, कह रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि यूनिकली स्पेसिफाइड इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय सिंगल रियल नंबर, यानी कि वो क्या होती है, सिंगल रियल नंबर होता है। बेसिकली स्केलर हमारे पास नंबर होते हैं, आपको पता है, या वैल्यू ऑफ द स्केलर व्हिच इज इनवेरिएंट अंडर चेंजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि वो तो रियल नंबर है हमारे पास स्केलर। जीरो ऑर्डर टेंसर स्केलर होते हैं और स्केलर हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो कोई भी रियल नंबर वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कोई भी रोटेशन करेंगे तो एक्सिस में चेंज आएगा, लेकिन स्केलर में फर्क नहीं पड़ेगा, व्हिच डज नॉट चेंज व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज्ड। Thus, if phi is the value of a scalar in the coordinate system k and phi dash is the value of value in another coordinate system k dash, then phi is equal to phi dash. Phi और phi dash इक्वल आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर होता है या ऑर्डर जीरो, वो हमारे पास स्केलर इनवेरिएंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर समझ आएगा। मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।